औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अमीन। ये हमारा चैप्टर 11 बायोलॉजी 10th क्लास। हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट। इनके बारे में आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। जब हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो हमारे सामने एक ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सामने आती है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो फ्लक्चुएट होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट होती है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इसको मेंटेन करना है और इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, इसे स्टेबल रखना है, इसे बैलेंस रखना है, यानी उसमें कमी बेशी नहीं आनी और एक ही स्टेज पर उसको रखना है। तो इस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हैं ये दो मुख्तलिफ बातें हैं आपके सामने। किस चीज़ तरीके से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है उसमें आप पौधे के बाहर आप देखते हैं कि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। ये विंटर और समर के सीज़न जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, टेम्परेचर का भी होता है और कभी मॉइस्चर का भी होता है। इस तरीके से इस सारी इन्वायरमेंट को आप देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट जो है उसको मेंटेन ये पौधे कैसे रखते हैं, ये प्लांट कैसे मेंटेन रखते हैं। तो ये इसमें इंट्रोडक्शन में उसने चंद एक बातें जो हैं वो बताई हैं, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन जो है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये किस तरीके से। ये पहले तो इस लफ्ज़ को समझते हैं बॉडी फ्लूइड। याद रखें बॉडी फ्लूइड जो होता है ये हमारे जिस्म के अंदर या उस पौधे के अंदर जो है या हमारे जिस्म में, पहले तो अपने जिस्म में चले देख लें तो इसमें एक ब्लड होता है, एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो टिश्यू के अंदर होता है या उनके गिर्द होता है। तो इस तरीके से हम बॉडी फ्लूइड, जब लफ्ज़ बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में ब्लड और टिश्यू फ्लूइड आता है। तो ये वाटर और साल्ट जो हैं इनकी ऑस्मो रेगुलेशन दरअसल क्या है, ये वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये ऑस्मो रेगुलेशन होती है। द कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसमें कुछ डिफ्यूजन होती है। अब साल्ट अगर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानब जाते हैं तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं, जबकि ऑस्मोसिस जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की ये ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इन प्रोसेस को आपने समझना होगा। मेंटेन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट जो है इनको आपने मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन दें तो मेंटेन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट आपने मेंटेन करनी है। तो एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सेल, ये सेल को अपने काम सर अंजाम देने के लिए नहायत ज़रूरी है। तो आइए, ये भी इंट्रोडक्शन की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये थर्मो रेगुलेशन है। तो थर्मो रेगुलेशन में अगर हम ये बात देखें तो इंटरनल टेम्परेचर इज मेंटेन, ये अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो इसको मेंटेन होना चाहिए। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप गौर करें, उसके बारे में गौर करें, क्योंकि ये आपने इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ टर्म्स का इंट्रोडक्शन है आपके सामने। और यहाँ पर इंटरनल टेम्परेचर जो है वो उसे मेंटेन करना है, जबकि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट होता है। आपको मालूम है आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, कभी 37 से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है कभी 37 से ज़्यादा होता है, कभी 37 से कम होता है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो जिसे मेंटेन किया जाएगा इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और
it is very necessary for the functioning of enzymes and hormones के उनके फंक्शन के लिए नहायत ज़रूरी है कि एक ख़ास टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जाए। और यहाँ पे एक और बात जो है वो एक्सक्रीशन के बारे में ये भी इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि ये क्या है। यहाँ आपको मालूम है कि हमारे जिस्म में अगर ह्यूमन बॉडी को लें तो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है ये प्रोसेस दो प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। कोई चीज़ बनती है, कोई यहाँ पे टूटती है, तो जाहिर है कि जो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिनका उस जिस्म से एलिमिनेट होना ज़रूरी होता है, तो उन वेस्ट को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो जाहिर है कि ये एक्सक्रीशन का अमल होता है, प्रोसेस होता है, और जिसमें आप ये बात भी देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और जिस्म के अंदर यूरिया का बनना जो है वो यूरिक एसिड है, इसको बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह मेटाबॉलिक वेस्ट यही है और इनको बाहर निकलना, एलिमिनेट होना ये ज़रूरी है। तो आपने सिर्फ जनरल बात जो है इन टर्म के बारे में आपने जान लिया। ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इनके बारे में मज़ीद अब हम यहाँ पे होमोस्टैसिस इन प्लांट पढ़ते हैं। प्लांट के बारे में जब आप ये खसूसी तौर पर पढ़ रहे हैं, उधर इंट्रोडक्शन में तो आप अपने बारे में भी अगर पूरी तरह जानकर उन टर्म कोई वजाहत कर दें तो ये बेहतर ही है। और प्लांट रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड क्या करते हैं प्लांट जो है वो इंटरनल कंडीशन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एक्सटर्नल कंडीशन को भी, और बैरूनी कंडीशन का भी रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। अब देखिए इनका रद्द अमल जो है इंटरनल कंडीशन पर भी है। ज़ाहिर है कि इंटरनल कंडीशन में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मौजूद एक्यूमुलेट होते हैं तो उनको बाहर निकलना होगा। एक्सटर्नल कंडीशन जब उनका यहाँ पे देखते हैं कि जो मौसम है वो गर्म मौसम भी है, हाई टेम्परेचर भी होता है, लो टेम्परेचर भी होता है, और उसमें हवा का चलना जो है वो भी है, और मॉइस्चर का होना, और इस तरह ड्राई मौसम का होना, ये तमाम उस पर असरअंदाज होते हैं और उसका रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और उसका कैसे वो रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं अभी हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये इनका रद्द अमल जो है एक्सटर्नल कंडीशन पर भी होता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होमियोस्टैसिस इन प्लांट जो है वो पहला रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसको रिमूव कर दिया जाए। अब ये भी है कि जो पानी, क्योंकि तमाम प्लांट जो हैं वो पानी अपने रूट से, रूट एयर के ज़रिए अब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो जाइलम वेसल में जाती हैं और पूरे जो प्लांट के अंदर पहुंचती है, और फिर उसके साथ साल्ट भी पहुंचने होते हैं। लिहाजा ये पानी ऊपर ट्रांसपायरेशन इसकी होती रहेगी तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलता रहेगा, तो तब है। लेकिन एक्स्ट्रा कब होगा ये भी हमने देखना है। हमें इस प्लांट के अंदर पानी की मौजूदगी जो है वो भी ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो कैसे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो वो जब रिस्पायरेशन के अमल में एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ यूज़ हो जाती है लेकिन बाद में सरप्लस भी हो जाती है। और इसी तरह रिस्पायरेशन का अमल जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस हो जाती है। तो इनको, और नाइट्रोजनी मटेरियल जो है जिसमें यूरिया वगैरह, तो ये इनको निकल जाना ज़रूरी है। तो रिमूवल ये इस तरह नाइट्रोजनी जो है मटेरियल और भी हैं जिनका यहाँ से, अब ये यहाँ पे मैंने ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया यूरिया, ये तो जानदारों के हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे नाइट्रोजनी मटेरियल हैं जिनको वहाँ से उन पौधों के अंदर से अमोनिया वगैरह जो है ना वो उसको भी रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है
कोई और बीज हैं तो वो भी है, वो आप देखते हैं, क्योंकि ये इनकी तफसील आपने डिफरेंट मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म आपके सामने तीन है। एक पानी को रिमूव करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिमूव करना है, और रिमूवल ऑफ द अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिमूवल कैसे होती है? द स्टोमेटा के जरिए। अब ये स्टोमेटा लीव्स हैं और यंग स्टेम है, तो उनमें ये डे टाइम होता है। जब डे टाइम होता है तो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पायरेशन के दौरान, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो तो वही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ये डे टाइम के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके, तो क्योंकि आप डे टाइम में सिर्फ ऊपर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वेरी शॉर्टली आप इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जी वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो। अब उसके वक्त रात का वक्त है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, रिस्पायरेशन का अमल सिर्फ होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसे स्टोमेटा के जरिए निकाल दिया जाता है। तो ये स्टोमेटा का जिक्र किया गया। यंग रूट्स जो हैं, अब अगर हम यंग रूट को लेते हैं तो देखिए ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रूट हेयर्स या रूट सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ये निकाल देते हैं उसकी सरफेस से, रूट हेयर की सरफेस से, तो ये एपिडर्मस सेल्स होते हैं। ये एपिडर्मस सेल जो हैं वो अब बजाते खुद अपने तौर पर जो है वो उसी सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं, तो उनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिए, आप उतनी बात कीजिए जितनी पूछी गई है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है तो वो है, ऑक्सीजन की बात ही नहीं की गई, तो आगे ऑक्सीजन की बात जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में अब आप कहते हैं जी डे टाइम है, डे टाइम है स्टोमेटा के जरिए है। तो यहाँ पे सरप्लस ऑक्सीजन वो कैसे हो जाती है जी? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ये ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के अमल में कुछ इस्तेमाल हो जाती है और बाकी जो है वो सरप्लस हो जाती है, और उसे दिन के वक्त डे टाइम में स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाइट, अब ये नाइट में रात के वक्त तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल ही नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, लेकिन ऑक्सीजन इसके अलावा यूटिलाइज होती है रिस्पायरेशन में, इसलिए नाइट का प्रोसेस जो है वो रिमूवल और ऑक्सीजन के लिए नहीं है जी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम जाते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर को आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है? द सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए रिमूवल ऑफ वाटर, जो पहली बात तो ये है कि सेलुलर रिस्पायरेशन होती है जी, तो रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता। स्टोर फॉर सेल टर्जिड, और ये जो पानी है ये तो स्टोर भी होता है और टर्जिडिटी में काम भी आता है, तो क्योंकि उनके ये स्टोमेटा भी टर्जिड होंगे, तो ये पत्ते जो है उनमें भी पानी अगर मौजूद होगा तो पत्ते जो है वो टर्जिड होकर फैले हुए होंगे और इस तरह फ्लैसिड नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक अमल जो है वो ट्रांसपायरेशन का वेरी नेसेसरी है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ट्रांसपायरेशन, यानी स्टोमेटा के जरिए इनकी ट्रांसपायरेशन हवा में कर दी जाती है, वो पानी को निकाल दिया जाता है, और ये एक नेसेसरी जो आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। इसकी वजह से जब पानी का एक ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मजीद पानी जो है वो रूट्स के जरिए जो है वो हासिल कर लिया जाता है, और इस तरह ये पानी की तरसील के साथ साथ जो है साल्ट भी उसमें डिजॉल्व होकर पौधे के अंदर जो है वो पहुंचते हैं। तो ये सारे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर्स को जो है वो ट्रांसपायरेशन है। गटेशन एक प्रोसेस उसने लिखा है, लेकिन इसको लिखने के लिए एट नाइट नो ट्रांसपायरेशन,
कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होती। स्टोमेटा जो है वो मोस्टली दे आर क्लोज, वो क्लोज होते हैं। अब ये बंद होते हैं स्टोमेटा और ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ आप ये बात जानने की कोशिश कीजिए, इन सॉइल हाई वाटर कंसंट्रेशन होती है, यानी पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है, तो मोर इनटेक ऑफ वाटर होता है, पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लिया जाता है और यही पानी अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है इन जाइलम वेसल में। और इन सम प्लांट द ग्रासेस और ये स्पेशल पोर हैं प्रेजेंट एट द टिप एंड एज ऑफ द ये लीव्स है जी, यहाँ पे लीव्स की एज से ये बाहर जाहिर है कि इनको वहां से निकाल दिया जाता है। तो ये जो गटेशन का अमल है, ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन दीज टिप्स एंड एजेस ऑफ द लीव्स, ये लीव्स और टिप के ऊपर जो है रात के वक्त ये अमल होता है और ये तमाम प्रोसेस जो है वो आपने इस तरीके से लिखना होगा। ये भी बताना कि ये रात को होता, सॉइल में पानी ज्यादा होता, ज्यादा पानी इनटेक होता और ये अक्यूमुलेट होता है जाइलम वेसल्स में। तो फिर इस प्रेशर की वजह से जब इसमें जाइलम वेसल में प्रेशर जो है वो पानी का वाटर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो फिर उनके लीव्स के एज और टिप से पानी जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनके स्पेशल पोर्स के जरिए जो निकाल दे। ये कुछ प्लांट है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कैबेज का भी है, उसके पत्ते मोटे होते हैं और उनमें निकलता है। ये ग्रासेस का उसने मिसाल दी है। नाउ अनदर थिंग, गटेशन और ड्यू कहते हैं शबनम को, और इससे इसको अलहदा समझना है अपना। गटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज, और ये कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी इसको आप उससे मुंसलिक नहीं समझना है विद ड्यू शबनम के साथ आप इन विच द वाटर। अब ये ड्यू का ड्यू और कॉमा लिखा हुआ इन विच से मुराद है ये ड्यू in which water vapors condenses from the atmosphere onto the plant surface as droplet of water। तो ये असल में कंडेंसेशन है, जो ये एटमॉस्फेयर में जो पानी मौजूद होता है, जब ये प्लांट के लीव्स की सतह यानी ठंडक की वजह से सर्द हो जाती है, तो उनके ऊपर ये वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, तो उसे शबनम कहते हैं। नाउ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, तो ये मेटाबॉलिज्म तो होता है वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, अब ये प्लांट डिपॉजिट इन देयर बॉडी। अब एक तो काम ये करता है कि प्लांट जो है वो अपने जिस्म के अंदर जो है वो उसको डिपॉजिट कर लेता, जमा कर लेता। तो ये वेस्ट को जमा करना ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्लांट पे ऐसा होता। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, दरअसल ये बात होती है कि क्यों ये डिपॉजिट कर लेता, हार्मलेस होते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, और ये वहाँ पर बाज़ औक़ात इनसॉल्युबल होने की वजह से जो है ना ये वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए इसकी मिसाल उससे कैल्शियम ऑक्सैलेट, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ, कैल्शियम ऑक्सैलेट का फार्मूला लिखा हुआ टोमेटो के अंदर, और उसके पत्तों, ये हार्मलेस क्रिस्टल की सूरत में होता है, पत्तों के ऊपर भी अपीयर हो जाता है, और इस तरीके से टोमेटो के अंदर तो मौजूद होता है ये ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड भी मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, अब एक और तरीके का जो है जिसको मेंशन किया उसने, कि पत्तों के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ से क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो जाता है और पत्ते जो है वो येलो हो जाते हैं। जब येलो हो जाते हैं तो उनके अंदर वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे जमा होते हैं और लीफ जो है ये फॉल कर जाते हैं, क्योंकि वो अब
नकारा, यूं ही समझ लें कि वो नकारा हो जाते हैं पत्ते, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये फॉल कर जाते हैं। तो ये बाद इन पौधों के अंदर लीफ फॉल का अमल भी होता है। वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं बाज़ औक़ात। अब ये रिमूव कैसे होते हैं जी, ये खुद जो है वो रिसना शुरू हो जाते हैं। और रेजिन, अब उसमें अगर रेजिन की बात है, ये कोनीफर सनोबर के दरख्त है, अगर आप इसको देखें तो इनके अंदर रेजिन निकलते हैं। इसी तरह गम्स है, गम क्या है, ये आपके सामने ये कीकर लिखा हुआ है, गम अकेशिया, यानी ये अकेशिया अरेबिका, ये इस कीकर का नाम है, ये बोटेनिकल नेम है, और इसमें ये गम गूंद जो है ये निकलती है अक्सर। और वैसे एक और भी बहुत सी गूंद जो है वो मौजूद हैं, गम अकेशिया, कमरकस है, और इस तरह की ये अभी गूंद जो है ये मौजूद हैं। अब देखिए म्यूसिलेट, अब ये म्यूसिलेट जो है वो लेडी फिंगर को, अब ये लेडीज फिंगर है जी। लेडीज फिंगर क्या है जी, ये भिंडी को कहते हैं। तो भिंडी के अंदर जो लेस होती है वो भी म्यूसिलेज कहलाती है। तो ये म्यूसिलेज उसके अंदर मौजूद है, तो जाहिर है कि ये भी वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड होता है। तो इस तरह इनका वेस्ट मटेरियल इस तरीके से भी उनके अंदर जो मौजूद होता है, तो वो इसी तरह महफूज भी रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट आप देखते हैं। ऑस्मोटिक, जब ऑस्मोटिक का लफ्ज आए ना तो वहां पानी, समझ लें कि वहां पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। द प्लांट्स आर डिवाइडेड, अब ये उसने प्लांट को डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में है उसने, 3 ग्रुप्स में। लेकिन उसकी बेस क्या है ये आपको जानने की जरूरत होगी। उसकी बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, यानी वो पानी जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं, तो वहां पे पानी कितना अवेलेबल है, साल्ट कितने अवेलेबल हैं। जैसे एक फ्रेश वाटर होता है तो उसमें तो पानी की मिकदार ज्यादा होती है, साल्ट तो ना होने के बराबर होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि समंदर का पानी, उसमें साल्ट ज्यादा है। और ये इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है हाइड्रोफाइट लेते हैं, और ये फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट हैं। और सबमर्ज पार्शियली और कंप्लीटली, यानी कुछ पार्शियली या कंप्लीटली जो है ये पानी के अंदर अमर्ज होते हैं। डिवेल्प मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो है, ये इन एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए इनका मैकेनिज्म जो है वो डिवेल्प उसके हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है, अब ये डेवलपमेंट है उसकी मैकेनिज्म की, तो अपर सरफेस पर होते हैं। और आमतौर पर आपने देखा है कि ये जो हमारे पौधे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पर होते हैं, लेकिन ये पानी वाले जो है इनके अपर सरफेस पर होते हैं। तो ये ब्रॉड लीफ होते हैं, यानी बहुत चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर शॉर्टेज, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं है। तो ये वेरी इजी फॉर देम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हेल्प बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक। और ये वाटर लिली का, यहाँ पे देखिए ये वाटर लिली है। वाटर लिली, अब ये कमल के फूल को भी कहते हैं, नीलोफर भी इसको कहते हैं, और पंजाबी में बता दूं तो बेहतर ही है कमियां के फूल के अंदर नाले। अब ये जो बात यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की जो है ये आपने दिया। अब नेक्स्ट हम देते हैं जीरोफाइट पे। जीरोफाइट वो है जो ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं। अब बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है वो ड्राई है, तो उस ड्राई कैरेक्टरिस्टिक जो है थिक वैक्सी क्यूटिकल है। अब इनके ऊपर जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक यानी वैक्सी होता। वैक्सी होना, ये वैक्सी यानी चिकनाहट होगी, चिकनाहट होगी उसके ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर है, तो उसका फायदा ये होगा कि वेपोरेशन नहीं होगी।
पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, पानी उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब ये लेस नंबर ऑफ द स्टोमेटा की मिकदार भी कम है, तो इसलिए ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। और डीप रूट होती हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो हासिल करने के लिए बहुत जमीन के गहराई तक जो है वो उसकी रूट चली जाती हैं। स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। देखिए ये पेरेन्काइमा सेल की एक किस्म है, और इस के ये सेल क्या करते हैं, स्टेम और रूट के अंदर ये मौजूद है, ये पानी को स्टोर करते हैं। पेरेन्काइमा सेल पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रूट्स आर वेट। अब जो रूट होती हैं वो वेट एंड जूसी। अब ये रूट इनसाइड पर वेट भी हैं, जूसी भी हैं, और इनको सकुलेंट ऑर्गन इनके होते हैं। अब उसमें कैक्टस है, तो आइए कैक्टस देख लें। ये हैं जी कैक्टस आपके, और इनके ये कैक्टस जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके कैक्टस को और भी कई किस्म के कैक्टस होते हैं, कोई एक किस्म का नहीं है, आपके सामने है। आप इस से अपने ज़हन में बिठा सकते हैं कि कैक्टस कैसे होंगे। नाउ वी कम टू द हेलोफाइट्स। अब ये हेलोफाइट की जानिब आते हैं, तो लिव इन ये सी वाटर में है। ये बड़े गौर करने की बात है जी, सी वाटर में है तो उसमें तो साल्ट ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी करेक्टर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल होती है। वैक्यूल इसके अंदर जो मौजूद होता है वो सेमी परमिएबल होती है। तो जाहिर है कि ये सेमी परमिएबल तो फिर क्या करेगी ये क्योंकि खास चीजों को अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है। व्हेन साल्ट एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो यूं ही फिर प्लांट सेल जो है वो कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है टू मूव एंड होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ द साल्ट इन द वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर जो है वो साल्ट की बहुत ज्यादा मिकदार हो जाती है। अब फिर होता क्या, जब वैक्यूल के अंदर आ जाए, जो अब ये देखिए वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो एक उनके बाहर की जानब जो है वो मेम्ब्रेन वो भी मौजूद है। तो शेप ऑफ वैक्यूल जो है ये बिकम मोर हाइपरटोनिक। अब वो हाइपरटोनिक हो गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो उसकी समुंदर से देन सी वाटर, समुंदर के पानी से ज्यादा हो गई है। जब ये ज्यादा हो गई है तो साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द और वैक्यूल से बाहर नहीं जाते वो। अब वो वहां पे होल्ड किए हुए हैं, वहां पे रहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है वो फिक्रा, इस फिक्रे को लाजमी तौर पर समझिएगा। तो वाटर कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड, और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है बिटवीन वैक्यूल्स मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल वैक्यूल की मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो एज सेल मेम्ब्रेन एज वैक्यूल सैप इज मोर, जैसा कि वैक्यूल सैप जो है इज मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर, और वो पानी। तो ये प्रोसेस जो है, अब क्या होता है कि उसमें ये मेंटेन करते हैं। इन दिस वे द वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, फिर सेल से बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो उसका रुझान वैक्यूल की जानब होता, तो एंटर होता है। लेकिन अब उसके बाद बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड जो है वो ये किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।